हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे जो कमेंट में सवाल पूछे गए थे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट में सवाल पूछा है वो एक भाई साहब ने पूछा है। वो भाई साहब ने अभी भी जो उसका कंपनी है वो चेंज किया है, उसने नया एजेंसी के साथ में रजिस्ट्रेशन भी किया है। और वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि नया एजेंसी के साथ तो रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन एजेंसी का नाम कौन सा है पता नहीं है। सुपरवाइज़र या बॉस को पूछते हैं तो वो नहीं बोल रहा है, बोलता है। आपको एक बात बता देता हूँ, आपने अगर कंपनी बदला है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप एजेंसी भी बदल लिया है। कभी कभार क्या होता है कि एक ही एजेंसी के अंडर बहुत सारा कंपनी काम करता है, तो अगर आपको काम अगर कोई एजेंट ने दिया है या कोई एजेंसी ने दिया है तो हो सकता है आपको उसी एजेंसी के अंडर में कोई दूसरे कंपनी में लगाया होगा। अगर आप खुद काम ढूंढा है, कंस्ट्रक्शन काम अगर आप खुद ने ढूंढा है तो हो सकता है वो एजेंसी आप चेंज हो गया होगा। तो आपने और एक बात बोला है कि आपने नया कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक पेपर दिया जाता है, एग्रीमेंट पेपर, तो उसमें ही लिखा रहता है कौन सा एजेंसी है बोल के। तो सबसे ऊपर में जो रजिस्ट्रेशन करता है ना, उस समय जो एजेंसी का नाम है वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। और अगर आपको पता नहीं भी है तो कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छा होना ज़रूरी है। एजेंसी तो सब एक ही काम करता है, आपका वीज़ा रिन्यू कर देगा और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है उस तरह का काम सब एजेंसी करता है। मेन बात है कि आपका कंपनी जहाँ पे आपने काम बदली किया है या काम चेंज किया है वो कंपनी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि भाई कंस्ट्रक्शन जॉब छोड़कर कोई दूसरे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकता हूँ क्या, या कोई भी दूसरे जगह काम कर सकता हूँ क्या। तो इस तरह का सवाल पूछा है। तो इस तरह का सवाल का जवाब मैंने पहले भी कई बार दिया है। देखिए, आप अगर इधर आते हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन जॉब में आते हैं, तो आप दूसरे सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं, लीगली अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरे सेक्टर में जाऊंगा या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए जाऊंगा तो आप जा सकते हैं। लेकिन आप जाने के बाद आपका प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला बात है, आपका जो सेक्टर है वो चेंज हो गया, आप कंस्ट्रक्शन में आया है, अब आप जा चुके हैं एग्रीकल्चर में या कोई केयर गिवर में। तो उस केस में सबसे पहला होगा कि आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। दूसरा होगा आप इलीगल हो जाएगा। तीसरा होगा अगर आपको काम करते हुए कहीं पकड़ा जाता है तो आपको डिपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता है, आपको काम बदलना है, तो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आया है तो कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही काम ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये वाला भूल मत कीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आया है तो आप एग्रीकल्चर में चला जाएंगे या केयर गिवर में चला जाएंगे। तो वो आपको कभी भी, जो भी मालिक आपको अगर लेगा भी ना, तो वो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं कर पाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। भले ही आपको काम दे सकता है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको छिप के काम करना पड़ेगा। आपको अगर इमिग्रेशन पुलिस पकड़ेगा, आपका पासपोर्ट चेक करेगा तो आपको डिपोर्ट कर देगा। उसके बाद जो अगला सवाल है उसमें पूछा है कि केयर टेकर में जॉब में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ मदद कीजिए बोला है। केयर टेकर जॉब में आने के लिए आपको इंडिया में कोई भी तरह का एजेंसी बोल के तो नहीं है, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे में कुछ केयर टेकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो लोग कुछ एजेंसी की तरह भी काम करता है। जैसे कि जायंट केयर टेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अविवा केयर टेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और केबेक केयर टेकिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको इजराइल में केयर टेकिंग जॉब के लिए आना है तो ये सब जो केयर टेकिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जाइए, वहाँ पे आप बात कीजिए। कुछ जो इंस्टीट्यूट है वो एजेंसी का भी काम करता है, लेकिन कुछ जो है कि आपको कोई ना कोई एजेंट पकड़ के आपको भेज देगा। और अगर आपके पास में कोई एजेंट कांटेक्ट में है तो आप एजेंट के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि जो केयर टेकर का जॉब है उसके लिए आपको इंडिया में कोई परफेक्ट एजेंसी बोल के नहीं है। और जो अगला सवाल है कि भाई साहब मेंटेनेंस या इलेक्ट्रिशियन जॉब का वैकेंसी गया है क्या। तो देखिए, मेंटेनेंस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी है वो डायनेमिक एजेंसी में कुछ दिन पहले गया था। और आपको अगर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो आप डायनेमिक एजेंसी में कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिए कि इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी अभी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी गया था। जो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर कोहेन कंपनी का किसी ने अप्लाई किया है क्या। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग किसी ने कोहेन कंपनी में अप्लाई किया है या वीज़ा मिला है, या अगर इजराइल कोई पहुँच चुका है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा कोहेन कंपनी का। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि सर जी मेरा NMT कंपनी का ऑफ़र लेटर आ गया है लेकिन वीज़ा अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, NMT कंपनी का जो वीज़ा है कुछ लोगों को आया है जो डायनेमिक एजेंसी से अप्लाई किया है,
मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें डायनेमिक व्हाट्सअप ग्रुप बोल के है, जो लोग डायनेमिक एजेंसी से अप्लाई किया उन लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ लोगों का एनएमटी कंपनी का वीज़ा आ चुका है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 4 महीने हो गया आरके से अप्लाई किया हुआ, आरके एजेंसी से अप्लाई किया हुआ, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया। मेडिकल हो गया, उनका इंटरव्यू भी हो गया, पीसीसी सब कुछ सबमिट हो गया बोलता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, या आरके मैन पावर से अप्लाई किया हुआ लोगों के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और वहाँ में मैं जितना भी देखा हूँ अभी तक किसी भी आरके का बंदे का जो वीज़ा आया हुआ या आरके मैन पावर से जो भी कामदार ने अप्लाई किया है वो कोई भी इजराइल पहुंचा हुआ अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो अगर आप लोग भी आरके से अप्लाई किया है तो आप लोग वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे पता कीजिएगा। मुझे लेकिन अभी तक कोई भी आरके से अप्लाई किया हुआ जो बंदा इजराइल पहुँचा हुआ अभी तक मैं सुना भी नहीं हूँ और मुझे ना इन्फॉर्मेशन मिला है। तो आप लोग खुद देखिए आप लोग कितना वेट कर सकते हैं। और कोई भी आरके से अप्लाई किया हुआ इजराइल पहुँच चुका है तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि किसी का मदद हो जाए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि बस में अगर टीटी पकड़ लेते हैं तो फाइन किस तरह से भरना है, इस पे वीडियो बनाइए बोल के लिखा है। तो देखिए अगर बस में आपको अगर टीटी पकड़ता है तो फाइन 3 कारण से आपको फाइन ले सकता है। पहला कारण है आपके पास कार्ड है और आपने पंच नहीं किया। दूसरा केस हो गया आपके पास कार्ड नहीं है, आप बस में चढ़ चुके हैं। तीसरा का केस हो गया आपके पास कार्ड है लेकिन उसमें पैसा नहीं है, तब भी आपको फ़ाइन ले सकता है। और जो फ़ाइन लेने का इन लोग का सिस्टम जो है वो ऐसा है कि अगर आपके पास टीटी आते हैं और आपके पास कार्ड नहीं होते हैं या कोई भी जो कारण से आप पंच नहीं किया है तो आपको एक रसीद देगा या आपको एक स्लिप देगा लोग। वो स्लिप में पूरा फ़ाइन लिखा रहेगा, कितना रुपये फ़ाइन है और कहाँ पे आपको देना है वहाँ पे टोटल लिखा रहेगा। कुछ केस में कोई बैंक में जमा करने के लिए बोलेगा आपको, कुछ केस में आपको जैसे कि आपका जो कार्ड कौन सा कंपनी का है उस कंपनी का ऑफिस में जमा करने के लिए बोलेगा। जैसे कि कुछ ऑफिस जो सेंट्रल बस स्टेशन के पास में कुछ छोटा सा ऑफिस होता है जहाँ से आपको कार्ड इश्यू होता है, तो उस तरह का ऑफिस में भी जाके आपको फ़ाइन को भरना होता है। फ़ाइन कैश नहीं लेता है लोग, आपको एक रसीद या स्लिप देगा, उसी में से आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मतलब बोला है या पूछा है कि 4 महीना हो गया अभी तक मेडिकल कार्ड नहीं मिला है। तो देखिए मेडिकल कार्ड के ऊपर में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो अगर आप इजराइल आके 1 से 1.5 महीने या 2 महीने हो चुके हैं और आपको मेडिकल कार्ड नहीं मिला है तो आप ज़रूर अपना एम्प्लॉयर या सुपरवाइज़र या एजेंट से बात कीजिए और मेडिकल कार्ड लेने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको अगर कुछ हो जाता है तो मेडिकल कार्ड नहीं होने से आपको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ज़रूर मेडिकल कार्ड का बात कीजिएगा अपने कंपनी से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि इजराइल का कोई आईडी कार्ड भी मिलता है क्या। तो देखिए इजराइल में आपको कोई भी आईडी कार्ड नहीं मिलता है। आपके पास जो पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट वही आपका आईडी कार्ड है। इजराइल में कोई आईडी कार्ड आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हमारा बॉस बोलता है कि इंडिया भेज देगा। तो देखिए आपका बॉस अगर आपको इस तरह का डर दिखाता है कि इंडिया भेज देगा तो आप लोग डरिए मत, बस आप कोई मिस्टेक मत कीजिए। जैसे कि आप अगर कंपनी बिना इन्फॉर्मेशन देके छोड़ते हैं या आप कंपनी के काम ख़त्म होने के बाद कहीं दूसरे जगह काम करते हैं पार्ट टाइम या किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो इस तरह का केस में आपको क्या है कि डिपोर्ट कर देता है। तो इस तरह का गलती मत कीजिए। बाकी आप अगर काम नहीं कर पाते हैं या आप बीमार होने के वजह से रूम पे सोया रहते हैं, इसके लिए अगर आपको बोलता है कि डिपोर्ट कर देगा, बिना कुछ कारण आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि क्या इजराइल का एजेंसी या मैन पावर एजेंसी से क्या डायरेक्ट वीज़ा मंगा सकता है क्या। कुछ 3 लाख रुपए देना पड़ेगा बोल के बोलता है। जैसे कि उसका कोई दोस्त है इजराइल में, उसने सुपरवाइज़र से बात किया है, वो वीज़ा निकाल के देगा एजेंसी से, लेकिन उसको पैसा देना पड़ेगा 3 लाख। तो देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, वैसे तो यहाँ पे जो इजराइल में मैन पावर एजेंसी है वो वर्कर को लाता तो है कुछ एजेंट के हेल्प से, लेकिन आप अभी नए हैं और आप जो सुपरवाइज़र से यहाँ पे बात कर रहे हैं हो सकता है वो भी तो धोखा दे सकता है। वो मांग रहा है 3 लाख। सबसे अच्छा काम होगा कि भारत में जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर लाने का जो एजेंसी है ना, डायनेमिक एजेंसी, एशिया पावर और भी कुछ एजेंसी है, तो उस तरह का एजेंसी से ही आप अप्लाई करके आने का कोशिश कीजिए। आप अगर इजराइल के एजेंसी से अप्लाई करेंगे, वो भी आप लोग नए वर्कर है, आपको सुपरवाइज़र कब ठग देगा मालूम नहीं चलेगा। इजरायली होने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नहीं खाएगा। हो सकता है आपसे 3 लाख लेके काम आपका नहीं भी कर सकता है, 1-1.5 लाख ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप जो भारत में जो रजिस्टर्ड एजेंसी है वहीं से अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपको
अगर पैसा लिया है तो आपको ज़रूर पहुंचाएगा और आपका पैसा जो डूबने का भी चांसेस कम रहेगा। मेरा हिसाब में अच्छा यही होगा कि जो भारत में जो एजेंसी है ना, रजिस्टर्ड एजेंसी, वहीं से आप अप्लाई करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।